दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान का भाग 2। दोस्तों ये जो प्रश्न हैं वन लाइनर फॉर्म में दिए गए हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिकल्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन के बहुलकीकरण के द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। अगला है कि डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो डीजल की वाष्प और वायु जो है वो डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो ये है पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ जो है अन्य पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये है मीथेन गैस। और मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों मीथेन इसका फार्मूला CH4 होता है। इसके अपघटन से जो प्राप्त स्याही होती है वो छपाई यानी प्रिंटिंग में प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, वनस्पत तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है वनस्पत तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहा जाता है? तो इसे टेफ्लॉन कहा जाता है। और आजकल आप जानते हैं घरों में टेफ्लॉन के बर्तन बहुत अधिक मात्रा में प्रयुक्त किए जाने लगे हैं और ये बहुलक जो हैं कार्बन के बहुलक होते हैं और इसमें जो है वसा या तेल की मात्रा चिपकती नहीं है। वाहनों के इंजन में उत्पन्न ध्वनिक गति क्या कहलाती है? तो वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक गति जो होती है इसे अपस्फोटन कहा जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन में टेट्रा एथाइल लेड और बेंजीन टॉलुइन जाइलीन यानी BTX का मिश्रण मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम कारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है प्रतिहिम कारक के लिए। अगला प्रश्न है, भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि डीजल की क्षमता उच्च होती है और इससे आर्थिक बचत भी किया जा सकता है। एक प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये गैस थी दोस्तों MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को मिर्बेन का तेल यानी आयल ऑफ मिर्बेन कहा जाता है? तो ये है दोस्तों नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहा जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है इसके संगठक के रूप में कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया और टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? ये था DDT यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल टाइड्रोक्लोरोएथेन। कच्ची चीनी को रंग विहीन या कच्ची चीनी के रंग को हटाने के लिए या विरंजन के लिए किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो ये एनिमल चारकोल होता है। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? शहद में फ्रक्टोज जो है शर्करा पाई जाती है। फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। शक्कर के किण्वन या फर्मेंटेशन में कौन सा पदार्थ बनता है? तो शक्कर के किण्वन के द्वारा एथिल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल पदार्थ बनता है। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? तो ल्यूसाइट गैस एसिटिलीन से बनाई जाती है। धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है? तो धान के खेत में या जुगाली करने वाले पशुओं से मवेशियों से मीथेन गैस का उत्पादन होता है। किस एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? तो यह है मेथिल एल्कोहल। और जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रवाहित करने पर जो बना सोडा वाटर होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है।
संशोधित स्पिरिट या रेक्टिफाइड स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? तो दोस्तों इसमें 95% एथिल एल्कोहल होता है संशोधित स्पिरिट में। बेकेलाइट किन पदार्थों के संगठन से बनता है? फिनाल और फार्मेल्डिहाइड के संघनन से बेकेलाइट का निर्माण होता है। किस विलायक के प्रयोग नेल पेंट को हटाने के लिए द्रव के रूप में किया जाता है? तो वो होता है एसीटोन। किसका प्रयोग निषेचक या एनेस्थेटिक्स के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफार्म या CHCl3 का प्रयोग निषेचक या जो है बेहोश करने की दवा के रूप में किया जाता है। किस विस्फोटक को नोबेल तेल कहा जाता है? तो नोबेल तेल TNG यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। दोस्तों घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? तो इसका कारण है क्योंकि LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें प्रेशर जो है दाब मापक नहीं प्रयुक्त किए जाते हैं। सभी जैविक यौगिकों में कौन सा अनिवार्य तत्व पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों सभी जैव यौगिकों में कार्बन अनिवार्य तत्व है। फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो ये फार्मेलिन कहलाता है। देखिए आइसोप्रीन दोस्तों प्राकृतिक रबर का बहुलक है और नायलॉन कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। तो याद रखिएगा आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है और नायलॉन कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये है सेलुलोज। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? लौंग में पाया जाने वाला तेल यूजिनाल होता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो ये दोस्तों एलिथ्रिन रसायन होता है मच्छर भगाने वाली दवाओं में। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। दोस्तों दुर्गंध युक्त मक्खन और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल और खराब हुए दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला है धूम्र कोहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? तो ये होता है PAN यानी पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ये धूम्र कोहरे में उत्पन्न या उपस्थित रसायन होता है जो आंखों में जलन पैदा करता है। किण्वन या फर्मेंटेशन दोस्तों एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है यानी बायोकेमिकल रिएक्शन, जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी लुई पाश्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझाया था। अगला प्रश्न है मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? तो ये लाइनोलिक एसिड जो होता है ये मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल है। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल। और डायनामाइट का मुख्य संगठक क्या है दोस्तों? तो ये है TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। जो डायनामाइट होता है इसका मुख्य संगठक नाइट्रोग्लिसरीन होता है। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये चूहों के नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है दोस्तों? तो ये है एथिलीन। और खदानों में अधिकांश विस्फोट का कारण क्या होता है? तो जो खदान होती हैं उसमें वायु के साथ मीथेन का मिश्रण जो होता है मीथेन का, उसके कारण विस्फोट होता है। वैज्ञानिक बोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक रसायन को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? तो ये था दोस्तों यूरिया जो कि एक प्रमुख उर्वरक है और इसका फार्मूला होता है NH2CONH2। कार्बनिक क्लोराइड या COCl2 के नाम से किसे जाना जाता है? तो फास्जीन गैस को कार्बनिक क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। प्रशीतक फ्रेयान का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों फ्रेयान जो है एक गैस है जो प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरोमेथेन है। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये एस्टरीकरण कहा जाता है। और हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस अन्य प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो ये गामेक्सेन या गैमेक्सेन के नाम से हेक्साक्लोरोबेंजीन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला ये है कि यौगिक और उनके प्रयोग के बारे में जानते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 होता है। ये शराब निर्माण और फलों के रस के परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। यूरिया का प्रयोग नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में, क्लोरोफार्म शल्य चिकित्सा में निश्चितक के रूप में, वसा तेल और विलायक के रूप में।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या जिन्हें CFC कहा जाता है, ये AC और फ्रिज में प्रशीतक के रूप में, एरोसॉल प्रणोदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नाइट्रोबेंजीन विभिन्न प्रकार के पॉलिश और रंगों और साबुन के निर्माण में। डाइक्लोरोमेथेन दोस्तों चाय और कॉफ़ी से कैफीन हटाने में, एरोसॉल स्प्रे में और प्रणोदक के रूप में किया जाता है। आंसू गैस या अश्रु गैस, इसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। मस्टर्ड गैस या जिसे सल्फर मस्टर्ड भी कहा जाता है, ये प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन और कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। DDT, कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग DDT के रूप में होता है दोस्तों। एस्पिरिन का उपयोग जो है बुखार, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है। यूरोट्रापिन, ये मुख्यतः फिनालिक्राल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेफ्थिलीन, ये कीटाणुनाशी के रूप में कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाले गोलियों के निर्माण में नेफ्थिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल, कारों में प्रतिहिम कारक के रूप में या जो है बर्फ न जमने देने वाले कारक के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। आइडोफार्म, इसका प्रयोग जीवाणुनाशी के रूप में होता है। पैराल्डिहाइड दोस्तों निद्राकारी दवा के रूप में, और एस्बेस्टास अग्निशामक या अग्निशह वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो ये था डायनामाइट। विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है? RDX, जिसे रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव कहा जाता है, इसका अन्य नाम साइक्लोनाइट है। दोस्तों हेक्सोजन और T4, देखिए इसका नाम RDX का नाम हेक्सोजन भी है, T4 भी है। तो T4 साइक्लोनाट या हेक्सोजन। टेरिलीन क्या है? तो ये एक कृत्रिम रेशा है। और नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों ईओसिन। किण्वन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, किण्वन का प्रयोग एल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। अब अगला आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय नियम से संबंधित प्रश्न। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। दोस्तों अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धियां मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? तो ये गैस में द्रव का कोलाइड होता है कोहरा। अगला प्रश्न है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों अगर शक्कर के घोल का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसकी विलेयता बढ़ जाएगी, यानी पहले से अधिक मात्रा शक्कर की घोली जा सकेगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो उष्मा के रूप में। और पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसी मिश्रण से ठोस विलेय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। पायस या जिसे इमल्सन कहा जाता है, ये किस प्रकार का कोलाइड है? तो पायस द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जाता है? तो दोस्तों सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो कांस्टेंट टेम्परेचर यानी नियत तापमान पर बायल का नियम लागू होता है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो ये एवोग्रेडो का नियम है दोस्तों, जिनका मानना है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न गैसीय नियम से संबंधित है कि आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तो वो तापमान पर। और गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करने लगती हैं? दोस्तों गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण वो आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करने लगती हैं।
दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? ये चार्ल्स के नियम का परिणाम है, परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दोस्तों गैसीय समीकरण PV इज इक्वल टू nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो 1 मोल गैस को R प्रदर्शित करता है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गैस के मोलों की संख्या पर आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। पास्चुराइजेशन, दोस्तों पास्चुराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो इस क्रिया में जो है उसमें जो जीवाणु हैं, हानिकारक जीवाणु हैं, उनको समाप्त करके दूध को फटने से बचाया जा सकता है। रोटी और गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम के व्यवहार रूप में प्रदर्शित करते हैं? तो ये चार्ल्स का नियम है। तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? दोस्तों परम शून्य तापमान यानी -273 डिग्री केल्विन, ये जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी गैसें शून्य आयतन प्रदर्शित करेंगी। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा? तो ये 1/3 हो जाएगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है और उसका अणुभार कितना होगा? तो ये 28 होगा। बादल, दोस्तों इसका जो बादल या क्लाउड होते हैं ये किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है? तो वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का जो है कोलाइडी परिक्षेपण बादल है। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ये अस्कंदन के द्वारा। सामान्य ताप और दाब यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर से क्या अभिप्राय है? तो 0 डिग्री या 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 mm दाब को या 760 mm पारे के दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसी गैस की विसरण गति या डिफ्यूजन स्पीड और उसके अणुभार में क्या संबंध होता है? तो गैस की विसरण गति उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला है दोस्तों क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग करके मिश्रण से पदार्थों को पृथक किया जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और इसमें हम पीरियाडिक टेबल के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो उत्कृष्ट गैसें या नोबेल गैसें जो हैं इनको 18वें वर्ग में रखा गया है। हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है? तो ये है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन की उससे कम होती है। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एस्टेटीन जो धातु है ये पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाती है। दोस्तों आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं? तो आवर्त सारणी का जो शून्य वर्ग है उसमें सभी गैसें अक्रिय और परमाणविक तत्व हैं और शून्य वर्ग में सभी गैसें अक्रिय हैं। जब एक परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ऑस्मियम दोस्तों ये सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं होने का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन जो है क्षार और हैलोजन दोनों से समानता प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है? तो एक्टिनाइड समूह दोस्तों ये तत्वों का ऐसा समूह है जिसको कि रेडियो एक्टिव ग्रुप कहा जाता है। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? एक्टिनाइड समूह में। आइए देखते हैं आवर्त सारणी में तत्वों के गुण। तो दोस्तों आवर्त सारणी में जो गुण है परमाणुओं का आकार, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो है वो घटता है। विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। इसी प्रकार आयनन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है।
अगला है किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या हैं? तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व जो हैं वो आंतरिक संक्रमण तत्व कहे जाते हैं। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो ये है बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें वर्ग कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों तत्वों से संबंधित प्रमुख तत्व। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। प्रकृति में प्राप्त तत्व जो हैं 94 हैं। उसके अलावा जो 24 तत्व हैं दोस्तों ये जो है निर्मित किए गए हैं प्रयोगशाला में। कृत्रिम विधि से तत्व जो हैं वो 24 तत्व हैं। धातु तत्व इन 118 में जो धातु तत्व हैं वो 91 हैं। अधातु तत्व 20 हैं और उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं इन तत्वों की संख्या 7 है। दोस्तों, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ये ऑक्सीजन है और भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व याद रखिएगा एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन है लेकिन वो गैस है, लेकिन यदि धातु की बात की जाए तो वो है एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे जो है द्रव धातु तत्व ये पारा है। द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन और विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक अधातु ग्रेफाइट है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व सोना है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम है और सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व देखिए हीलियम है। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन है और मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ ऑक्सीजन है। दोस्तों, अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण कौन सा तत्व जो है वो मिट्टी के तेल में रखा जाता है? ये है सोडियम। और हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है? ये है कैल्शियम। अगला है दोस्तों मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन किसके होते थे? तो परमाणु भारों के। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण में दोस्तों जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है ये बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित की गई है। अगला प्रश्न है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये डोबे राइनर ने किया था। उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आयनन विभव कही जाती है। यहाँ पर देखिए एक जो है आधुनिक आवर्त सारणी दी गई है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित की गई है। जैसे परमाणु क्रमांक 1 है हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 2 है हीलियम, 3 के स्थान पर लिथियम है, 4 परमाणु क्रमांक बेरिलियम है, उसके बाद 5वें स्थान पर बोरान, फिर 6वें स्थान पर कार्बन, 7वें पर नाइट्रोजन, 8वें पे ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और 9वें पे नियान है। तो देखिए ये कुल मिलाकर जो ये टेबल है दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि जो वाइट में ये सारी चीज़ें वाइट में, जैसे ये देखिए वाइट में है, सफ़ेद में ये धातु श्रेणी के तत्व हैं। जो रेड में हैं ये जो रेड में है ये अधातु हैं, उपधातु हैं। इनमें धातु और अधातुओं के दोनों गुण पाए जाते हैं। और जो ब्लैक में दिए गए हैं दोस्तों वो उपधातु की श्रेणी में आते हैं, अधातुओं की श्रेणी में। तो वाइट जो हैं ये सभी धातु हैं और रेड हैं उपधातु हैं और अधातु जो हैं ब्लैक, यानी ये देखिए हाइड्रोजन अधातु की श्रेणी में है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी अधातुओं की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान और जो है ये आर्गन, ये सभी गैसें अक्रिय गैसें कहलाती हैं। देखिए नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान और आर्गन ये अक्रिय या नोबेल गैसें कहलाती हैं जो किसी गैस से अधिकतर अभिक्रिया नहीं करती हैं। और यहाँ देखिए लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में थोरियम जो है, प्रोक्टेटियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, इसके अलावा प्लूटोनियम और अमेरिकम, फिर सीरियम, क्यूरियम
और ये देखिए बेकेरिलियम। तो ये सभी जो तत्व हैं ये आपके जो हैं ये एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं, जिसमें कि रेडियो एक्टिव तत्व रखे गए हैं। अब आइए देखते हैं जो हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है उससे विविध प्रकार यानी मिसलेनियस टाइप के प्रश्न। रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों गीगर काउंटर से रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी की माप की जाती है। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है या सबसे अधिक ज्वलनशील गैस कौन सी है? ये है हाइड्रोजन। दोस्तों द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैसें पाई जाती हैं एलपीजी में। किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? तो ये थे चार्ल्स गुडईयर। चार्ल्स गुडईयर ने रबर के वल्कनीकरण का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय ईंधन या न्यूक्लियर फ्यूल किसे कहते हैं? तो थोरियम को नाभिकीय ईंधन कहा जाता है। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है NH4 का ट्वाइस SO4। दोस्तों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो हैबर विधि में लोहा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। सामान्य गैस या कॉमन गैस समीकरण क्या है? तो ये होता है PV = nRT। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। और स्टार्च किसका उदाहरण है? स्टार्च एक पॉलीमर है। यहाँ पर आइए देखते हैं दोस्तों प्रायोगिक क्षेत्र और अनुप्रयोग और उसमें प्रयुक्त होने वाले प्रमुख रेडियो समस्थानिक। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों कार्बन डेटिंग या कार्बन आयु गणना, इसके द्वारा जीवाश्म मृत जीव अथवा वनस्पतियों की आयु ज्ञात की जाती है। और इसमें कौन सा रेडियो समस्थानिक प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग में। यूरेनियम लेड आयु गणना, तो यूरेनियम PV डेटिंग इसको कहा जाता है। और ये पृथ्वी और प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। इसमें यूरेनियम 238 और लेड 206 का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं रूबिडियम स्ट्रांसियम आयु गणना RBSR डेटिंग। ये चट्टानों और खनिजों की आयु ज्ञात करने में रूबिडियम और स्ट्रांसियम जो है रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार पोटेशियम आर्गन आयु गणना जो है वो भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में पोटेशियम K40 और आर्गन AR40 का प्रयोग इसमें किया जाता है। दोस्तों चिकित्सा में भी रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। ट्रेसर के रूप में विभिन्न रोगों की जांच में, ट्यूमर की जांच में आर्सेनिक 74, थायराइड ग्रंथ की सक्रियता की जांच में आयोडीन 131, अल्प रक्तता या क्षय रोग यानी TB की जांच में फ्लोरीन 59, अंगों की संरचना के अध्ययन में टेक्टिनियम 99M और रक्त प्रवाह का वेग मापने में दोस्तों सोडियम, कैंसर के उपचार में या ट्यूमर को नष्ट करने में कोबाल्ट 60 और सीजियम 137, अस्थि रोगों के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों रेडियो समस्थानिक या रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग कृषि में भी किया जाता है, खाद्य संरक्षण में, पादप उर्वरक संरक्षण में और उर्वरक के रूप में। दोस्तों अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने में गामा कीड़े का प्रयोग किया जाता है। और पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में कार्बन 14 का प्रयोग और उर्वरक के रूप में या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में फास्फोरस 32 नामक समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। उद्योगों में दोस्तों रेडियो समस्थानिकों का बहुत अधिक प्रयोग है। पेट्रोलियम भंडार की खोज, तेल के रिसाव की जांच, नाभिकीय ईंधन के रूप में और मृदा के अध्ययन में इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में, धातु की चादरों की समान मोटाई की जांच में अमेरिकियम 241 का प्रयोग किया जाता है। तेल कुओं के अध्ययन और पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और जलयानों की प्रणोदक प्रणाली के लिए ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में सड़क और भवनों के निर्माण में कैलिफोर्नियम 252 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो इसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए।
जंग लगना या जो है किसी पे मोर्चा लगना, जिसको जंग लगना कहा जाता है, इससे लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। मूत्रालयों से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है? तो मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति तीक्ष्ण गंध का कारण होता है। कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? आईजी मान ने कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किया था। दोस्तों एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशक या पेस्टिसाइड के रूप में एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र या वाटर डिसाल्टिनेशन प्लांट कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप, जो कि एक संघ शासित प्रदेश है, यहाँ पर भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है। धूम्र पर्दा या स्मोक कर्टेन का प्रयोग युद्ध में छिपने और शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है। ये किस पदार्थ से बना होता है? तो ये टाइटेनियम ऑक्साइड से बना होता है। यशद पुष्प या फिलास्फर ऊल किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प या फिलास्फर्स ऊल कहा जाता है। रेशम किसका उदाहरण है? तो दोस्तों रेशम या सिल्क जो है ये प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए जो प्रयुक्त प्रौद्योगिकी है इसका नाम क्रायोजेनिक्स है। और क्रायोजेनिक्स अत्यंत निम्न ताप पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे ठोस कहते हैं। और पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस रूप में किया जाता है? तो उर्वरक के रूप में KNO3 का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? तो हाइड्रोजन से हुआ है सूर्य का निर्माण। और सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है इसके केंद्रक में या इसके केंद्र में हाइड्रोजन का हीलियम परमाणुओं में संलयन होता है। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेलों का प्रयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक है। वह सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में जाना जाता है, ये प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? तो ये पृथ्वी के भूपर्पटी या क्रस्ट में सिलिकेट पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। आप जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में 78% के लगभग नाइट्रोजन पाई जाती है। हरा कशिश या ग्रीन विट्रियाल का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है वो हरा कशिश कहा जाता है। दोस्तों अपर रूपता क्या होती है? तो वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसे अपर रूपता कहा जाता है। और कार्बन के कई अपर रूप हैं, जैसे कोयला जो है, कोयला है कार्बन का अपर रूप, हीरा है, इसके अलावा ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है। दोस्तों चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? आयतन और दाब के बीच। CNG का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको कि जो है दबित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। परमाणु रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। और रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? वर्ष 1896 में हेनरी बैकरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। यहाँ पर आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बहुलक और उनके उपयोग के बारे में। नायलॉन 6 इसका उपयोग रेसे, प्लास्टिक, टायर, रस्सी बनाने में किया जाता है। नायलॉन 66 ब्रश, संश्लेषित रेसे, पैरासूट, रस्सी और दरी बनाने में। बैकेलाइट ये गियर, सुरक्षा परत तथा विद्युत उपकरण बनाने में इसका प्रयोग होता है। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक के रेसिन और बर्तन बनाने में। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल संश्लेषित रेसे और संश्लेषित ऊन बनाने में। स्टाइरीन ब्यूटाइडीन रबर ऑटोमोबाइल, टायर और चप्पल के निर्माण में। नाइट्राइल रबर सील बनाने में और टैंक के अस्तर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पॉली इथाइल एक्राइलेट इसका प्रयोग फिल्म बनाने, घर के पाइप और कपड़े बनाने में किया जाता है। टेरिलीन इसका प्रयोग रेसे, बेल्ट, तार और टेंट बनाने में। ग्लिंटल प्लास्टिक और पेंट बनाने में। पॉलीथीन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है क्योंकि ये हजारों वर्षों तक इसका जो है अपघटन नहीं होता है। दोस्तों पॉलीथीन का उपयोग विद्युत रोधक, पैकिंग, घरों और प्रयोगशालाओं में किया जाता है।
पॉलीस्टीरीन ये विद्युत रोधक पैकिंग पदार्थ, खिलौने और घरेलू वस्तुएं बनाने में। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये रेनकोट, बैग, विनाइल, फर्श, चमड़े के कपड़े। और टेफ्लॉन जो है इसका प्रयोग विद्युत रोधक और खाने के बर्तनों के लेपन में किया जाता है। बायोडीजल दोस्तों, जैव डीजल या बायोडीजल इसके निर्माण में जेट्रोपा, सरसों, जोजोबा और अलसी आदि के तेलों का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, तो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। सड़कों पे जो रोशनी की जाती है दोस्तों, उसके लिए सोडियम वाष्प लैंप या सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकाश जो है पीली रोशनी में एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो यह है सिल्वर ब्रोमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है, तो यह है 47.6% के लगभग यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। दोस्तों, तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, तो ये पदार्थ है निकोटीन। निकोटीन तंबाकू में पाया जाने वाला बहुत ही हानिकारक पदार्थ है। पीईएम किसका संक्षिप्त रूप है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये पीईएम का संक्षिप्त रूप है और ये कुपोषण के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है, तो दोस्तों इसके अणु जो होते हैं हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं, इस जल का क्वथनांक अधिक होता है। ये देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, मच्छर रोधी जो कॉइल है या मस्कीटो कॉइल है, इसमें पाइरेथ्रम, पाइरेथ्रिन, एलेथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं जो कि एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और रासायनिक उर्वरक के निर्माण में दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रमुख संघटकों के रूप में और सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम का द्वितीयक संघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूहा विष या चूहे मारने वाले विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है दोस्तों जिंक फास्फाइड। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था, ये था रेयान, जो कि मानव द्वारा सिंथेटिक रेशा पहला जो बनाया गया था वो था। अगला प्रश्न है सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण होता है, तो ये कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है सीमेंट। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कि यूरिया के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अमोनियम सल्फेट क्या है, तो ये एक मिश्रित उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। पसीना रोधी उत्पादों को में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है, तो एल्यूमिनियम यौगिक पसीना रोधी उत्पादों में मिश्रित होता है। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। जेली के निर्माण के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अमरूद दोस्तों जेली के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त फल माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था, तो ये था अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। और देखिए यहाँ पे पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन से होते हैं, दोस्तों पौधों की वृद्धि और विकास के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरान, मालिब्डेनम और क्लोरीन आवश्यक है। साबुन निर्माण की विधि क्या कहलाती है, तो इसे साबुनीकरण कहा जाता है। वायु एक अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन सा है, तो दोस्तों वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड एक अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा मापी जाती है, तो ये होता है C10 संख्या। देखिए डीजल की गुणवत्ता C10 संख्या से और पेट्रोल जो है वो ऑक्टेन संख्या से नापा जाता है। यहाँ पर आइए देखते हैं दोस्तों कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थों के बारे में। तो देखिए कांच को रंग प्रदान करने वाले जो पदार्थ हैं उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट से हरा और हरा पीला रंग, क्यूप्रस लवण से लाल, कैडमियम सल्फाइड से नींबू जैसा पीला, कार्बन से
कहरुआ, कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला और सोडियम क्रोमेट या फेरस सल्फाइड से हरा रंग प्राप्त होता है। इसके अलावा सिलोनियम ऑक्साइड से नारंगी लाल, फेरिक लवण या सोडियम यूरेट से प्रतिदीप्तशील पीला, गोल्ड क्लोराइड या पर्पिल ऑफ कासियस से रूबी जैसा लाल, क्यूप्रस ऑक्साइड या कैडमियम सल्फाइड से छटक लाल और क्यूप्रिक लवण से पिकाक नीला रंग कांच को मिलता है। दोस्तों, भूपर्पटी में या क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो ऑक्सीजन गैस सर्वाधिक मात्रा में है और उसके बाद सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रमुख थर्मोप्लास्टिक और उनके उपयोग। तो पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन ये पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल और खिलौने आदि के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका उपयोग जलापूर्ति के पाइप, बैग, खिलौने और रक्त रखने वाले बैग के निर्माण में होता है। पॉलीस्टीरीन का निर्माण खाना बनाने वाले कंटेनर, खाने की प्लेट, सीडी केस, रेडियो और टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में होता है। ल्यूसाइड या एक्रिलिक ग्लास या एक्रिलाइट, इसका प्रयोग कांच के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है और कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में एक्रिलिक ग्लास या एक्रिलाइट का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन का प्रयोग दोस्तों नॉन स्टिक बर्तन, गैस्केट आदि के निर्माण में होता है। अगला प्रश्न है, एलपीजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो खाना पकाने में और वाहन के ईंधन के रूप में। पोटेशियम ब्रोमाइड एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। दोस्तों, घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा गैसीय पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसमें एथिल मर्केप्टेन मिलाया जाता है, जिससे वो तीक्ष्ण गंध के रूप में महकती है और उसके रिसाव का पता चलता है। किस गैस से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन गैस से। इसीलिए हाइड्रोजन को सबसे महत्वपूर्ण या आदर्श ईंधन माना जाता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हाइड्रोजन को जो है ये प्रयोग करना बहुत खतरनाक है, और जब हम सेफ्टी रूप से या सुरक्षित रूप से प्रयोग करने लगेंगे तो हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण ईंधन के विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। दोस्तों, किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ये द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग नोदक या प्रोपेलर के रूप में रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस को बायोगैस कहा जाता है। और मरकरी धातु जो है दोस्तों, ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? सीवी देसाई ने। जेट्रोपा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? बायोडीजल का। क्लोरीनन का क्या है? संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना, ये क्लोरीनन कहलाता है। जो दोस्तों महकने वाले तेल हैं या इसेंशियल ऑयल हैं, इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो टर्पिनोइड पदार्थ पाया जाता है एसेंशियल ऑयल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? तो एन हेप्टेन का मान न्यूनतम होता है। और मिट्टी के तेल का क्वथनांक 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप परिसर के द्वारा दिखाया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जा सकता है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है? तो ये क्लोरोबेंजीन होता है। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा प्लम पुडिंग मॉडल प्रस्तुत किया गया था। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें कौन सा तत्व मिलाया जाता है? यह है जिप्सम। सबसे प्रभावी पीड़कनाशी कौन सा है? आर्गनोफॉस्फेट सबसे प्रभावी पीड़कनाशी है। दोस्तों, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से किस रसायन की गंध आती है? तो ये मिथाइल सिलिसिलेट की गंध आती है आयोडेक्स में से। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? तो सॉफ्ट वाटर या मृदु जल में साबुन का प्रयोग करना चाहिए। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC गैस के कारण होता है। दोस्तों, सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः जो है साइटोसिलिकोसिस नामक बीमारी होने की संभावना होती है।
और किस उत्पाद को साबुन रहित उत्पाद कहा जाता है? तो अपमार्जक या डिटर्जेंट को साबुन रहित साबुन कहा जाता है। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? तो ये है एल्यूमिनियम। और सामान्य उर्वरक में 3 प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट। और श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण प्रकाशित होता है? मंद ऑक्सीकरण के कारक। दोस्तों, विमान ईंधन या एविएशन फ्यूल को जमने से रोकने के लिए उसमें एथिलीन ग्लाइकाल का जो है पदार्थ मिलाया जाता है। अब आइए देखते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें और आविष्कार। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। पॉजिट्रॉन कार्ल एंडरसन ने। परमाणु क्रमांक जो है मोजले के द्वारा ये खोज किया गया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवाइजर का है। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन का। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा दिया गया। और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यानी E इज इक्वल टू mc² आइंस्टीन द्वारा दिया गया है। गैसों का विसरण नियम ग्राहम के द्वारा। चार्ल्स का नियम चार्ल्स। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोजले द्वारा किया गया है। और त्रिक नियम जो है केमिस्ट्री में डाबे राइनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक का सिद्धांत है। अपवर्जन सिद्धांत ये अपवर्जन सिद्धांत पाउली का है। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रागली का है। क्रमिक रचना नियम अफबाउ का सिद्धांत है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज जूलियट द्वारा की गई थी। वर्ग विस्थापन नियम सोडी और फ्रेजांस का नियम है। तनुता नियम ओस्टवाल्ड का है। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे। सहसंयोजकता लुइस। और पीएच मापक्रम ये सोरेनसन की खोज है। आवर्त सारणी डिमिट्री मेंडलीफ द्वारा बनाई गई थी। और अष्टक नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, परमाणु सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन जॉन डाल्टन द्वारा किया गया था। और बोर सिद्धांत का प्रतिपादन नील्स बोर के द्वारा किया गया था। इसके अलावा देखिए, अधिकतम बहुलता सिद्धांत ये हुंड्स का नियम है। अधिकतम बहुलता सिद्धांत अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग द्वारा दिया गया था। और क्लोरीन सीले के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला है दोस्तों, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी समस्थानिक सोडी के द्वारा। भारी जल यूरे हीलियम की खोज लाकेयर द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन प्रिस्टले और सीले द्वारा। सोडियम की खोज डेवी। पोटेशियम डेवी। रेडियम क्यूरी दंपत्ति ने। और थोरियम की खोज बर्जीलियस ने की थी। यूरेनियम की खोज क्लैरेप्रोथ ने। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। मेशान कण जो है युकावा द्वारा इसकी खोज किया गया। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट के द्वारा। और व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर्ड द्वारा दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव ये हेनरिच हर्ट के द्वारा। वैद्युत संरचना का नियम वैद्युत संयोजकता का नियम कासेल के द्वारा। उत्प्रेरण बर्जीलियस के द्वारा। और हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश द्वारा की गई थी। नाइट्रोजन डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा। आर्गन की खोज रैक्जे और रैले ने। मैग्नीशियम डेवी। कैल्शियम की खोज डेवी ने की थी। और आवेग्रादो की परिकल्पना एक विचारक हैं या एक वैज्ञानिक हैं, रसायन वैज्ञानिक आवेग्रादो, उनके द्वारा। बायल का नियम रॉबर्ट बायल द्वारा। आंशिक दाब का नियम डाल्टन का। परासरण दाब का नियम बर्कले का। और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। दोस्तों, कोयले के भंजक आसवन के बाद कोक जो होता है ये ठोस अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब आइए देखते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र। तो सूत्र तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम जानना जरूरी है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। इसका फार्मूला है NaCl। बेकिंग सोडा इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट है। कास्टिक सोडा इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है।
सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स है। फिटकिरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। सोरा या जिसको कि नाइटर कहा जाता है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका फार्मूला KNO3 है। विरंजक चूर्ण दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है। और चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को कहा जाता है। चाक का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट है। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है। नौसादर अमोनियम क्लोराइड या NH4Cl। लाफिंग गैस इसको नाइट्रस ऑक्साइड। लाल सिंदूर या रेड लेड लेड परऑक्साइड है। नमक का अम्ल इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl कहा जाता है। अम्लराज दोस्तों, अम्लराज या जिसको एक्वारेजिया कहा जाता है, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। इसमें 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। बॉक्साइड हाइड्रेट्स एल्यूमिना है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। मैग्नीशिया दोस्तों, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ब्लैक जिंक जिंक सल्फाइड है। इसके अलावा भारी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम कहा जाता है। भारी हाइड्रोजन इसको ड्यूटेरियम कहा जाता है। इसका जो सूत्र है ये D होता है। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O। सिलिका सिलिकॉन ऑक्साइड या SiO2 को सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिका कहा जाता है। मार्स गैस दोस्तों, मार्स गैस का रासायनिक नाम मेथेन है। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल का तनु विलयन। और एल्कोहल जो है एथिल एल्कोहल या एथाइल एल्कोहल होता है। दोस्तों इसके अलावा एक अन्य तथ्य देखिए, प्रतिजैविक और यौगिक जो एंटीबायोटिक औषधि है वो पेनिसिलिन है। इसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंग्लैंड के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, NCERT सार संग्रह सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान का भाग 2। इसके बाद हम जीव विज्ञान की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। और जीव विज्ञान जो है दोस्तों विज्ञान का सामान्य विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है, आप उसको अवश्य ही देखिएगा। आगे के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।